हेलो दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए भैया, जैसे क्या आपकी कल एक वीडियो डली थी जिसमें क्या हिंदी का टेस्ट था, उसमें आपके 40 प्रश्न लिए थे। आज की वीडियो है जिसमें क्या आपके ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लगभग 15 से 20 मिनट में इसे कवर कर देंगे। और इसमें भी आपके प्रश्न अच्छे अच्छे हैं, बेहतरीन प्रश्न है। जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि आपको एक टेस्ट के रूप में एक वीडियो निरंतर मिलेगी। निरंतर में हो सकता है भाई एक आध दिन का गैप हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन जितने भी प्रश्न करा रहे हो भाई एक से एक बेहतरीन प्रश्न छांट के लेकर आ रहे हो। चाहे आपका एसएससी जीडी हो, चाहे आपका यूपीएसआई हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी अगर जिसमें हिंदी विषय है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक एक प्रश्न को करें। और भैया आप लोगों से एक निवेदन है कि जितने आपके मान लिया 40 क्वेश्चन थे कल के वीडियो में, तो 40 में से आप जवाब दें कि कितने आपके ठीक हैं। अगर जैसे आज के जितने प्रश्न रहेंगे उनमें से भाई आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें कि कितने प्रश्न का आपने ठीक करे। उसी हिसाब से आपका वीडियो का पैटर्न रखा जाएगा कि मान लिया आप पूरे में से पूरे कर पाते हैं तो थोड़ा लेवल और बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए भाई शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें क्या पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से साहित्यिक कृतियों के रचनाकारों के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन कीजिए। अर्थात इसमें दिया गया है कि काव्य निर्णय के लेखक कौन है। तो भाई काव्य निर्णय के लेखक मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, भिखारीदास, पंडित जगन्नाथ। तो आपको जवाब देना है कि भाई इसका कौन सा आंसर ठीक है। तो देखिए काव्य निर्माण के कौन है आपके, आचार्य विश्वनाथ। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। देखिए कल की वीडियो में एक क्वेश्चन नंबर 5 था, उसमें भाई थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन मैं समझा उसी हिसाब से रहता, लेकिन ऑप्शन ए टिक कर दिया था, लेकिन उसका आंसर कौन सा होगा, बी होगा। ठीक है, उसे ठीक कर लेना, कभी कभार हो जाता है, चलता रहे इतना तो। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कोई आया है, कौन सा सर्वनाम है। मतलब इस वाक्य में क्या सर्वनाम है। भाई सर्वनाम शब्द तो क्या हो गया आपका, सर्वनाम शब्द हो गया आपका कौन सा, कोई। अब इसमें कह रहा है कि कोई आया है, इसमें कोई जो सर्वनाम है वो सर्वनाम का कौन सा भेद है। पहली बात तो सर्वनाम शब्द कितने प्रकार के होते हैं आपके, 6 प्रकार के। और 6 में से पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और कौन सा आपका निजवाचक। तो कोई मतलब जहां क्या बोध ना हो, अर्थात चीजें क्लियर ना हो, तो वहां कौन सा सर्वनाम होता है भाई, वहां होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए हर चैप्टर से क्वेश्चन उठाने की कोशिश करी है और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है। आप बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, देखिए भाई आपसे कोई रुपए पैसे तो मैं ले नहीं रहा, आपके लिए एक सेवा भाव है, सेवा भाव के रूप में वीडियो बन रही है कि आप लोगों का कुछ भला हो जाए। ठीक है, और इसमें क्या है कि आप लोगों का भैया कुछ फायदा होगा तो हमें भी खुशी मिलेगी। तो इसलिए आप भाई इसे ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक पहुंचाया करें, बताया करें, अपने साथियों को बताएं। अगर उनका भी भाई कुछ भला हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, वैसे कोई लेन देन नहीं है किसी प्रकार का, ना ही आपसे कोई फीस ली जा रही, ना कुछ लिया जा रहा। आपसे केवल इतना कहा जा रहा है कि आप वीडियो देखें और आप अपना स्कोर बताएं। भाई आप अगर कमेंट बॉक्स में जितने लोग लिखोगे तो समझेंगे कि उतने लोगों को इंटरेस्ट है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, किस क्रम में एघोष व्यंजन है। एघोष देखिए भाई क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस क्रमांक में एघोष व्यंजन है। तो देखिए भाई ये एघोष व्यंजन नहीं है, ये एघोष की जगह क्या है, ये शब्द गलत लिखा गया थोड़ा सा। ये पूछना चाह रहा है अल्प प्राण, कि निम्न में से अल्पप्राण वर्ण है, यानी कि जो क्या हो आपका अल्प प्राण है। तो अल्पप्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है, इसके बारे में बताएं। तो देखिए अल्पप्राण वर्ण कहते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से वायु कम मात्रा में निकलती है, वे वर्ण क्या कहलाते हैं, अल्पप्राण। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से वायु अधिक मात्रा में निकलती है तो वर्ण क्या कहलाते हैं आपके, महाप्राण। तो जो आपके अल्पप्राण वर्ण होते हैं तो वो होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और कौन सा वर्ण, पांचवा। तो ये अल्पप्राण वर्ण होते हैं और दूसरा और चौथा वर्ण होते हैं आपके क्या, महाप्राण। तो जो आपका वर्ग का पहला मिल जाए, तीसरा मिल जाए या कौन सा मिल जाए भाई, पांचवा मिल जाए, तो वो तो क्या होगा आपका अल्पप्राण, और बाकी सारे क्या होंगे बचे हुए, महाप्राण। तो आप देखें जो आपका तय है तो वर्ग का कौन सा है भाई, पहला। द है तो तय थे द कौन सा है, तीसरा। अर्थात कौन सा हो गया आंसर आपका, पहला।
अगर बाकी दो तीन ऑप्शन भी चेक करना चाहते हो आप, तो पैप है, ये कौन सा है वर्ग का? दूसरा। च छ जय झ, ये कौन सा हो गया? चौथा। कै ख दूसरा। गै घै कौन सा? चौथा। टे ठे कौन सा? दूसरा। डै ढै कौन सा? चौथा। अर्थात बाकी ये तीनों के तीनों कैसे हैं आपके? महाप्राण। केवल पहला ही क्या है आपका? अल्पप्राण। मेरी बात समझ रहे होगे भाई, अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो देखें, अगला चौथा क्वेश्चन है आपका कि अनुधान ऐसण में अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? तो अन्वेषण का अगर आप विच्छेद विग्रह करें तो वो होता है कौन सा? अनुधान ऐसण। जब अनुधान ऐसण होता है तो आपने देखा होगा ऊ का योग जब ऐसे होता है, यानी कि छोटा ऊ, अगर आपको थोड़ा बहुत याद रहा हो जब मैंने संधि पढ़ाई थी कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ का योग जब नो असमान स्वर से होता है तो क्या बनता था? वह। तो भाई इस वह के स्थान पर मैंने क्या कर दिया कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ और ए निकला, तो बाद में क्या बचा? ऐसण। अर्थात संधि कौन सी हो गई आपकी? तो मेरे भाई संधि हो गई आपकी कौन सी? यण स्वर संधि। बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगला आता है आपका क्वेश्चन है नंबर 5। किसमें उपयुक्त समासिक पद है? यानी कि किसमें उपयुक्त समासिक पद है, ऐसा शब्द बताना है जिसमें क्या उपयुक्त समासिक पद हो। तो वो क्या होता है? यानी कि पुष्प धनवी या दिवारात्रि या त्रिलोकी या मंत्री परिषद। देखें, मंत्री परिषद भी समस्त पद है, त्रिलोकी भी समस्त पद है, दिवारात्रि भी समस्त पद है, पुष्प धनवी भी समस्त पद है, लेकिन ये पूछ रहा है सामासिक पद, अर्थात जो समास का पद हो। तो इसमें कौन सा होता है आपका? इसका आंसर हो जाएगा भैया आपका मंत्री परिषद। तो एक मंत्री परिषद जो होता है इसका विच्छेद विग्रह करते हो तो आप लगाते हो मंत्रियों की परिषद। ठीक है। अगर यहां होता विधान परिषद तो विधान परिषद लगता तो क्या लगाते आप? के लिए, अर्थात विधान के लिए परिषद, तो क्या हो जाती है आपकी? विधान परिषद। जब की लगाते तब होता आपका कौन सा? संबंध कारक तत्पुरुष समास। जब आप के लिए लगाओगे तो कौन सा होगा आपका? संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। ठीक है। त्रिलोकी में कौन सा है? तो आपका दिगु है, इसे आराम से बता सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि हथेली पर आंवला। हथेली पर आंवला मुहावरे का सही अर्थ है, अर्थात हथेली पर आंवले का मतलब होता है कोई अपनी बात को बताते समय बिल्कुल भी संकोच न करे, अर्थात कह सकते हो आप क्या? यानी कि निसंदेह बात। कौन सी बात? निसंदेह बात। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि अंश और अंश युग्म का सही अर्थ है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके, आपको थोड़ा सा याद होगा जरूर, ये होते हैं आपके सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति भिन्नार्थक। अब कुछ लोगों को आज तक यही पता नहीं रहता कि समश्रुति भिन्नार्थक का अर्थ क्या है। श्रुति होता है सुनना और सम मतलब एक समान, जो सुनने में एक जैसे लगे परंतु अर्थ कैसे हो भाई? भिन्न भिन्न हो, अर्थात कैसे हो? भिन्नार्थक। तो ऐसे शब्दों को कहते हैं हम समश्रुति भिन्नार्थक। तो इसमें जो आपका अंश है इसका अर्थ अलग है, ये अंश है इसका अर्थ क्या है? अलग है। तो देखिए जो आपका अंश है पहला, तो पहले दूसरे अंश का तो मतलब होता है किससे भैया? भाग, यानी कि कह दें हिस्सा कह दें, या क्या कहोगे आप? कुल। एक ये भी कह सकते हो, बोले पहले का बोले हिस्सा, कंधा, किनारा, परिवार। तो यहां सोचना होता है कि पहले का प्रयोग किस में करा गया। तो देखिए ये जो अंश होता है इस अंश का तो होता है कंधा, इस अंश का तो क्या होता है? कंधा। और दूसरा जो अंश है उसका होता है क्या भैया? हिस्सा। ठीक। तो इसका इसलिए आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया। यानी कि कंधा और यानी कि कंधा और क्या हो गया भैया? आपका हिस्सा। अर्थात आपको दिक्कत ना हो, कंधा या हिस्सा, ऑप्शन नंबर बी। किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची हैं? अर्थात ये देखना है कि कौन सा क्रमांक ऐसा है जिसमें के सभी पर्यायवाची हैं। अब देखना है पहला चंचरिक, कृमेलक, मधुक, पटपद। अर्थात ये क्या सभी पर्यायवाची हैं? सरवरी, छंपा, संपा, तमी।
अगला है समश्रताक्ष, मधुआ, बिडोज, पर्वतारी। अर्थात भाई कौन सा मिल गया? सी मिल गया। सर, नारच, विखी, करेट। अर्थात ये भी सभी पर्यायवाची नहीं है, तो इसका कौन सा हो गया? सी। क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन था। अगला क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय में किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो हिमालय में जो संधि है आपकी, तो वो होती है हिमधान। क्या आपका अगर तोड़ोगे तो इसे आप, तो आप तोड़ोगे मेरे भाई हिमधान आल्य। क्या तोड़ोगे? हिमधान आल्य। अरे हिमधन आल्य तो ए या आ का योग हुआ, तो ए या आ का योग जो होता है वो किस में होता है भैया? दीर्घ स्वर संधि में। काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इम प्रत्यय का अशुद्ध रूप है? यानी कि इम नहीं होगा, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। यानी कि क्या है? इक है। क्या है मेरे भाई? इक है। ठीक है, मिस प्रिंट हो जाते हैं भाई लिखते समय थोड़े बहुत। ठीक है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम। अगला देखिए, जैसे कि नैतिक, सामाजिक, रासायनिक, ऐतिहासिक। मतलब बताना है कौन सा गलत है, प्रत्यय का अशुद्ध रूप है। जो सामाजिक है और आपका नैतिक है और रासायनिक है और ऐतिहासिक है। भाई मुझे तो लग नहीं रहा, आप बताओ कौन सा हो सकता है? सोचो, थोड़ा सा लगाओ दिमाग। अब जो ये सामाजिक है, एक बात बताना, एक होता है शब्द, होता है आपका समाज, और समाज में आप प्रत्यय कौन सा लगाते हो? मान लिया इक। जब इक प्रत्यय का नियम आपको बताया था, तो स के साथ जो स्वर है वो क्या हो जाएगा? सा। माँ ऐसे ही रहेगा। जय पे क्या लग जाएगा? ई। और क्या हो जाएगा? कै। अर्थात क्या हो गया? सामाजिक। अब रसायन का भी वैसे ही हो रहा है, रासायनिक। अब भैया इतिहास का भी वैसे ही हो रहा है, ऐतिहासिक। अब भैया नैतिक का भी क्या हो रहा है? नति नत धन इक, यानी कि क्या हो गया? नेत धन इक, अर्थात नैतिक। अब भैया नैतिक भी ठीक है। तो ये जो शब्द है, इस शब्द में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ये सामाजिक नहीं, ये सामाजिक नहीं, ये क्या था भाई? आपका सा था, अर्थात आ का डंडा नहीं था। अर्थात तो आ का डंडा ना होके अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये शब्द लिखा हुआ था, ठीक है, उन्होंने आंसर ही साथ में कर दिया टाइप, तो ये लिखा हुआ था आपका सामाजिक। चलो मैं दोबारा से देखो रफ करके, और मैं अच्छे से ही लिख के दिखा देता हूँ आपको। ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी था, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका जो शब्द लिखा हुआ था वो इस प्रकार था, सामाजिक। अब जो सामाजिक था, तो इसमें इक प्रत्यय का गलत प्रयोग था, अर्थात इसका शुद्ध रूप कौन सा बन जाता है? सामाजिक बन जाता। तो आप ऑप्शन नंबर बी ये ना मान के आप क्या माने? ये माने। तो इसका मतलब कौन सा हो गया इसका गलत? यानी कि 10 का कौन सा भैया? बी हो गया। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अभी भाई थोड़ी सी देखो शुरुआत सी है, अभी इतना तजुर्बा भी नहीं है कि कैसे कैसे वीडियो बननी है ये, क्योंकि पीडीएफ के रूप में तो थोड़ी बहुत मिस्टेक चल रही है, उसे आप एडजस्ट कर लें। अगर आप लोग बढ़िया करके करेंगे तो इसकी भी व्यवस्था कर देंगे कोई सही सी। ठीक है, और भैया बाद में बताइए जरूर कि कितने आपके ठीक हुए और कितने ठीक नहीं हुए। ठीक है, और भैया लगे कुछ कि हाँ वीडियो सही सी है, तो भैया लाइक भी कर दियो और एक शेयर भी कर दियो। अब समस्या क्या है? समस्या तो वीडियो तो हो जा बहुत जल्दी, अच्छी अच्छी बन जा। आप लोग कम से कम इस वीडियो का एक दिन को लिंक सभी लोग अगर व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लगा दो ना, तो उसी दिन काम हो जाएगा। लेकिन भैया कहाँ सुन रहे हो? सुनोगे कब? जब क्या बिल्कुल बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी बातें कही जाएंगी, हल्के हल्के क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप 20 में से 20 करोगे, बोले भाई मौज आएगी। भैया वो सब तुम्हें भ्रम में डालने वाली चीज़ें हैं, आप उन्हें ध्यानपूर्वक समझो, अच्छे से समझदार हो गए। अब इन चीज़ों से कुछ नहीं है। क्वेश्चनों का लेवल जितना कम रखोगे, अर्थात ऐसा सोच लो आप कि जितने हल्के क्वेश्चन करोगे एग्जाम में उतनी कठिनाइयाँ आएंगी, और जितना आप पेपर में कर लोगे, यानी कि यहाँ कठिन कठिन क्वेश्चन करोगे, तो पेपर में ऐसे लगेंगे लड्डू से, ऐसा बिल्कुल फूंक मारते उड़ जाएंगे, इतना हल्का लगेगा पेपर। जो जितना वजन पेपर में हो उतना ही हल्का लगेगा फिर, वरना तो वो पेपर का वजन तुम्हारे वजन से भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चनों से डरा मत ना करे करो, कभी भी जो है आपका अपना आंसर लगाओ, अच्छे से करो, सारी चीज़ें हैं। अब आपको जो है देखो, ये टेस्ट की मुहिम शुरू करी है,
इसमें कुछ नहीं है, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं, कोई पैसा नहीं, पाई नहीं, कुछ नहीं किसी तरीके का। केवल आप लोगों से लगाव है, आप लोगों की इससे भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए कि आप लोगों का फ़ायदा होता है। तो आप लोग बताते हैं, बोले सर आपका पढ़ाया हुआ आया, तो मन भी करता है कि बोले हाँ कुछ नया करा जाए, और आप लोगों के लिए नया ही है, तो आप लोग भैया इसे सीरियस होकर दिया करें। अब लग रहा होगा कि बोले हाँ टाइम ख़राब कर दिया। मेरे भाई टाइम तो ख़राब, तुम पूरा पूरा दिन व्हाट्सएप चलाते रहो तो अपना होता क्या, गाने सुनते रहो, ज़बरदस्ती की बातें करते रहो, उसमें तो टाइम ख़राब हो रहा। मैं टाइम ख़राब नहीं कर रहा, ये वास्तविकता है। आप लोग समझो, अभी समय है। देखें, चलो खैर कोई बात नहीं, बाकी आप समझदार हो। अब मैं आगे ज़्यादा क्या कहूँ। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, 3 बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हो चुका है कि हिंदी यानी कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब हुआ था। तो ये नागपुर में जो हुआ था मेरे भाई, तो ये हुआ था आपका 10 से 14 जनवरी 1975 में। ये भाई डेट भी याद रखनी है, ऐसा नहीं है कि डेट ना, आप ऐसा समझें कि यानी कि प्रथम है तो प्रथम यानी कि क्या है, 10 तो रहना ही है, और भैया फिर उसके बाद में यानी कि 4 दिन चला है, यानी कि 10 से 14 जनवरी 1975 ईस्वी। आगे, फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? गबन, गीतांजलि, मैला आंचल, कामायनी। तो आपको बताना है भाई। तो देखें, फणीश्वर नाथ गबन, गबन के तो हो नहीं सकते ना मेरे भाई, गीतांजलि के हो सकते, मैला आंचल हो सकता है, कामायनी के कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो इसका कौन सा हो गया भाई? एक ही बचा आपके पास, और कोई रास्ता ही ना बच रहा, कौन सा है? सी है, आंसर लग गया। आप ऑप्शनों को खत्म करके करने का प्रयास करो मेरे भाई, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। अगला है, निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा गलत है? अब भैया फिर इसमें से बताना है। तो देखें, इसमें से दैविक ठीक है बिल्कुल, भौमिक ठीक है, पक्षिक ठीक ठीक है, हो सकता है, सामाजिक ये तो बिल्कुल ठीक है, अभी हम पीछे करके आ रहे हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जो पाक्षिक पक्षिक है, तो पक्षिक नहीं होगा मेरे भाई, क्या होगा आपका? पाक्षिक होगा। क्या होगा? पाक्षिक। इसलिए भाई कौन सा हो गया आंसर? हो गया इसका आपका कौन सा? सी हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस, स्थायी भाव, संचारी भाव के सही भेद का चयन कीजिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहों करे भोनी हंसे देन कहे नटी जाए। अर्थात इसमें रस पूछा है, हास्य रस है, वीर रस है, वात्सल्य रस है, श्रृंगार रस है। तो देखिए इसका अर्थ भी बताया, तो अर्थ भी अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहों करे भोनी हंसे देन कहे नटी जाए। अर्थात श्री कृष्ण की जो मुरली है, उस मुरली को गोपियां छिपा लेती हैं, यानी कि लुकवा देती हैं, अर्थात दुबको कर रख लेती हैं। और जब श्री कृष्ण उनसे कहते हैं गोपियों से कि मेरी मुरली दो, तो वो सौं कर खाती हैं, सौं मतलब सौगंध खाती हैं कि हमारे पास नहीं है, और भौएं चलाकर क्या करती हैं? आपस में एक दूसरे को देखकर हंसती हैं। देने को कह रहे हैं तो नटी जाए, देने के लिए क्या कर देती हैं? मना कर देती हैं। तो इसलिए भाई ऐसा दृश्य होगा तो रस कौन सा होगा? अब श्रृंगार ही होगा मेरे भैया। अगला, अमृत प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार हैं? अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार हैं? तो बताना है भाई, यानी कि हिंदी, सिंधी, पंजाबी, उर्दू। भाई अमृता प्रीतम अर्थात नाम ही पंजाबी है, तो किसकी है भैया? पंजाबी की है, काम खत्म। अगला, पर्यावरण शब्द में कितने उपसर्ग हैं? बताओ, पर्यावरण शब्द में कितने उपसर्ग हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई, जबरदस्त। अगर आप इसे करें तो ये क्या टूटता है? परिधान आवरण, एक तो ये होता है।
परिधान, आवरण। ठीक है, अब इसमें परि एक तो उपसर्ग क्या हो गया परि, और एक क्या हो गया आ, और बाद में क्या बचा वर्ण। यानी कि कहने का मतलब कितने उपसर्ग हो गए, दो हो गए। पर्यावरण शब्द में याद रखना दो उपसर्ग होते हैं, एक तो आवरण में आ हो गया और पर्यावरण में परि हो गया। बात समझ में आई या ना आई, बताते रहो भैया, चलता रहेगा काम, ठीक चल रहा। देखें, किस समास में दोनों शब्दों को समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। यानी कि किस समास के दोनों शब्दों में समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। समान अधिकरण होने पर देखे कहते हैं किस समास के, जब आप तत्पुरुष समास पढ़ते हो तो तत्पुरुष समास में जब दोनों पद कैसे हो जाएं, समान अधिकरण हो जाते हैं, तो वो कर्मधारय समास में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका भाई कौन सा होगा, ए होगा, अर्थात कौन सा, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 18, जो स्वयं अपनी ही कठिनाइयों में फंसा हो वह दूसरे की विपत्ति क्या दूर करेगा, इस लोकोक्ति का तात्पर्य है। भाई क्वेश्चन अच्छा है। जो स्वयं अपनी ही कठिनाई में फंसा हो वह दूसरे की विपत्ति क्या दूर करेगा, किस लोकोक्ति का तात्पर्य है। मियाँ की जूती मियाँ के सिर। अब भाई इसका मतलब इससे कहाँ है, रजा न कजा ना, कजा ही कजा न, मूली अपने ही पत्तों पर भारी है। अर्थात जो मूली होती है अपने ही पत्तों पर भारी है। इसका मतलब कहते हैं जो स्वयं अपनी ही कठिनाई में फंसा हो वह दूसरों की विपत्ति क्या दूर करेगा। अर्थात ये जो किस लोकोक्ति का तात्पर्य है, इसे कहते हैं कि मूली अपने ही पत्तों पर क्या होती है भैया, भारी। वो कैसे, यानी कि जो मूली है अर्थात उसका रूप बड़ा होता है और पत्ते कैसे होते हैं, उसके कम होते हैं, इस वजह से। अगला, कैबिनेट के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द है। कैबिनेट, कैबिनेट भैया आप जानते होंगे, बोले कैबिनेट की बैठक हुई या इस प्रकार, अर्थात यानी कि मंत्रिमंडल। ठीक है, इस प्रकार के भी प्रश्न आजकल बन रहे हैं। कभी सोचो कि अंग्रेजी को छोड़ ही दो, भाई अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत लेनी पड़ेगी। बात सही लग रही है तो भैया वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगला क्वेश्चन 20, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है रे। कह रहे हैं कि विंडोर के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द है। यानी कि विंडर, विंडर मतलब यानी कि क्या है, गवाच, खिड़की। विंडो नहीं है यो जो खिड़की लगाए दोगे। विक्रेता, निविदा, तो वो क्या होता है आपका विक्रेता। भाई ये 20 प्रश्न थे, 20 के 20 प्रश्न हमने अच्छे से क्लियर करे। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हुआ करे आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें। वीडियो में किसी प्रकार की कोई दिक्कत लग रही हो कि इसमें कुछ और सुधार करने की ज़रूरत है तो भाई आप उससे भी बताएं। ठीक है, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अच्छा लगेगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और आप कमेंट कर कर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, आपको ज़्यादातर मैं निरंतर आपको वीडियो देने का प्रयास करूँगा। ठीक है भाई, मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।